सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या हुए, शीत युद्ध की समाप्ति क्यों हुई और शॉक थेरेपी का जन्म का क्या मतलब है। सो हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू EIU एजुकेशन एंड स्टडी विद अनस सर। टुडे आई विल कवर द लास्ट पार्ट ऑफ क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 1 दो ध्रुवीयता का अंत। आज का जो हमारा पार्ट 3 है, इस पार्ट 3 में इस कंप्लीट चैप्टर को हम फिनिश करने वाले हैं। इससे पहले वाले पार्ट्स में हमने कंप्लीट टॉपिक्स को कवर अप कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखे तो इसी क्लास की एंड स्क्रीन में वो क्लासेस लगी हुई हैं एंड इसी क्लास के आई बटन में वो क्लास लगी हुई हैं। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं पार्ट 1 से ही कवर करता हुआ आऊं तो इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट का लिंक भी अवेलेबल है। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हर तरीके से आपको सपोर्ट दी जाएगी। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे कि सोवियत संघ के विघटन के परिणाम आखिर क्या हुए, शीत युद्ध की समाप्ति क्यों हो गई और शॉक थेरेपी क्या है। तो बिना टाइम को जाया किए हम फटाफट से शुरू करते हैं क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड पॉइंट्स को एक ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तो जैसे कि हमारे टॉपिक का नाम है सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, यानी इससे पहले हमने समझा कि इस दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो सोवियत संघ की स्थिति थी वो कैसी थी और साथ ही साथ दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब सोवियत संघ की इतनी अच्छी स्थिति थी तो उसका विघटन कैसे हो गया। मतलब हमने कारण को समझा था कि सोवियत संघ के विघटन के आखिर क्या कारण है। अब जब विघटित हो गया सोवियत संघ तो उसके क्या परिणाम पूरे देश पर देखने को, पूरे विश्व पर देखने को मिले, क्योंकि ये एक दो महाशक्तियों में से एक महाशक्ति थी, है ना। ये दो महाशक्तियों में से एक महाशक्ति थी, तो एक महाशक्ति जब विघटित हो रही है तो उसका प्रभाव तो कुछ ना कुछ पड़ेगा। तो देखो प्रभाव क्या था। देखो सबसे पहले सोवियत संघ जो है वो 15 देशों में बंट गया था, यानी सोवियत संघ एक 15 देशों का, जो वार्सा पैक्ट का ग्रुप था, ये लगभग 15 देशों के अंदर बिखर गया था और शीत युद्ध की यहां से समाप्ति हो गई थी। अब सर ये शीत युद्ध क्या होता है। देखो बेटा, जिन बच्चों ने पार्ट 2 कवर किया होगा तो उन्होंने समझा होगा कि जब सोवियत संघ अपने चरम सीमा पर था, यानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद तरक्की के समय पर था, तो उस तरक्की के समय के बाद उसने सोचा कि मैं दुनिया में सबसे आगे निकलूंगा। तो इस दुनिया में सबसे आगे निकलने के लिए उसने अच्छा रास्ता अपनाने की बजाय गलत रास्ता अपना लिया, मतलब हथियारों की होड़ शुरू कर दी। अब जब उसने हथियारों की होड़ शुरू करी तो इससे क्या हुआ, पैसे का जो ज्यादा फ्लो है वो हथियार खरीदने की तरफ जाने लगा। अब जब हथियार खरीदने में हमारा ज्यादा पैसा खर्च होने लग गया तो जो सोवियत संघ के जो अपने नागरिकों के कल्याण के लिए कार्य थे उनमें जो पैसा खर्च होता था वो उसमें नहीं हो पा रहा था। तो नागरिकों की जो अपने फैसिलिटीज थी जो सोवियत संघ मुहैया करवा रहा था वो पूरी नहीं हो पा रही थी। इसी के कारण क्या था कि पूरे विश्व के अंदर एक तनातनी बनी हुई थी कि भाई सोवियत संघ दबाकर हथियार खरीद रहा है, इधर अमेरिका भी किसी से कम नहीं हो रहा, कहीं इन दोनों में लड़ाई ना हो जाए। मतलब ये वो पीरियड था जिसमें लड़ाई हुई नहीं बट हमेशा चांस बने रहे कि लड़ाई हो सकती है कभी भी। जैसे कि ये शीत युद्ध की जो स्टार्टिंग हुई थी वो हुई थी 1945 में, यानी कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना हो गई थी और स्टार्टिंग हो गई थी भाई कभी भी लड़ाई हो सकती है पूरे विश्व के अंदर, दूसरा वर्ल्ड वॉर हो सकता है, तीसरा वर्ल्ड वॉर हो सकता है। और इसी चीज को लेकर हर समय पर एक तरीके से कंफ्यूजन बनी रहती थी, एक रहस्य बना रहता था। भाई लोग परेशान रहते थे कि कहीं हमारे घर न उजड़ जाए, हमारा कारोबार खत्म ना हो जाए, हमारा परिवार ना खत्म हो जाए। इस चीज को लेकर भी अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट आ रही थी। तो ये जो लड़ाई हो नहीं रही थी परंतु संभावना बनी हुई थी, इसी को शीत युद्ध कहा कहते हैं। और इसका जन्म हुआ 1945 में और सोवियत संघ के विघटन के साथ ही इसकी समाप्ति भी हो गई। ठीक है, यानी 1991 के अंदर इसकी समाप्ति भी यहां पर हो गई थी। ठीक है, तो जब शीत युद्ध खत्म हो गया, सोवियत संघ खत्म हो गया, तो भाई हथियारों की जो है वो जो होड़ चल रही थी पूरी दुनिया में वो भी खत्म हो गई। ठीक है, समाजवाद यानी कि साम्यवाद व्यवस्था का जो बड़े लेवल पर मामला था वो सब खत्म हो गया था, यानी साम्यवाद व्यवस्था का जो है पतन हो गया था। और जो आपका रूस था, यानी कि ये भी एक कारण था कि सोवियत संघ के विघटन के कारण में इसको हम पढ़कर आए हैं। रूस इसलिए कारण था क्योंकि इतने बड़े ग्रुप में यानी वार्सा पैक्ट में सबसे ताकतवर देश ये था, तो सबसे ताकतवर देश होने की वजह से सबसे ज्यादा इसी की चलती थी, तो इसी वजह से इसकी चलती थी, सबसे बड़ा देश ये था। तो जब सोवियत संघ ने जितने भी लोन ले रखे थे, सोवियत संघ ने जितना भी खर्चा कर रखा था, नुकसान पहुंचा रखा था, उन सब का मतलब सोवियत संघ के द्वारा किए गए हर कार्य का उत्तरदायी यानी कि जिम्मेदार वो रूस को माना गया। यानी कि सोवियत संघ के द्वारा किया गया काम उसकी भरपाई रूस करेगा, तो रूस को ही सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बनाया गया था या माना गया था। ठीक है, फिर आता है CIS की स्थापना। अब ये सर CIS क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि दुनिया भर में जो सोवियत संघ का बोलबाला था ना वो किस लिए था, क्योंकि इसके यहाँ की फैसिलिटीज बहुत अच्छी थी। यह अपने नागरिकों के जीवन कल्याण के लिए हर एक कार्य मुहैया करवाता था, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, घर हो, कारोबार हो, कोई बेरोजगार नहीं था। महिला सुरक्षा चरम सीमा पर थी, संचार व्यवस्था चरम सीमा पर थी। इसकी विकसित
की इतनी बड़ी मिसालें हैं कि शायद ही उस समय में कोई विकसित होगा। इसको सकल घरेलू उत्पाद के क्षेत्र के नाम से जानते थे, पता है आपको? सकल घरेलू उत्पाद मतलब कि इसमें अगर सुई भी बननी है या हवाई जहाज भी बनना है तो वो इस देश के अंदर ही बनता था, इसको इंपोर्ट की तो कोई जरूरत ही नहीं थी। तो इसका इतना ऊंचा समय था, इतना ऊंचा समय था कि टक्कर पे नहीं था भाई किसी के, समझे? यानी पूरी दुनिया में अगर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को काउंट किया जाए तो अमेरिका के बाद सोवियत संघ की ही थी, ये आप ध्यान रखना। तो इसी चीज को लेकर बड़े बड़े जो दूर दराज के देश थे, गरीब गुरबा देश थे, पूर्वी यूरोप के देश थे, जिनके ऊपर हिटलर का कब्जा था, फांसीवादियों का कब्जा था, उनके चुंगल से भी रूस ने, सॉरी सोवियत संघ ने उसको छुड़ाया था। जब सोवियत संघ ने उनके फांसीवादियों के चुंगल से पूर्वी यूरोप के कुछ देशों को छुड़ाया तो उन्हीं पूर्वी यूरोप के देशों के खेमों को बाद में जाके दूसरी दुनिया कहा जाने लगा था। मैंने आपको बताया था कि पहली दुनिया अमेरिका, दूसरी दुनिया आपका वारसा पैक्ट यानी सोवियत संघ, और तीसरी दुनिया गुटनिरपेक्ष देश जो थे। ठीक है, फटाफट से क्लियर कर लो अगर पार्ट 2 नहीं कवर किया तो यहाँ पर जो दूसरे देश थे, बेचारे गरीब गुरबा देश थे, उन्होंने सोचा कि यार अब तो सोवियत संघ टूट गया तो हमारे ऊपर फिर से कोई ना कोई कब्जा कर सकता है और फिर हमारी अर्थव्यवस्था को वो खराब कर सकता है। और इसी चीज को लेकर उन्होंने अपने दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने कहा कि हम जितने भी गरीब गुरबा देश हैं या फिर जो हम परेशान हैं, क्योंकि सोवियत संघ जब विकसित हुआ था कोई एकदम थोड़ी हो गया था, इसके अंदर आने वाले देश, हर देश की जो है वो अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई थी, बिल्कुल खराब हो गई थी। तो इसी चीज को लेकर यहां पर क्या हुआ कि इन लोगों ने अपना एक अलग ग्रुप बना लिया जिसको CIS यानी कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंस स्टेट कहा गया। इस ग्रुप के अंदर लगभग लगभग आपके 12 देश सम्मिलित थे। ठीक है, तो ये हमें समझ गए। अब 7वां पॉइंट आता है कि शॉक थेरेपी का अस्तित्व साम्यवाद की समाप्ति के बाद हुआ। और ये शॉक थेरेपी क्या है और इसका स्थापना इसके साम्यवादी व्यवस्था के पतन के बाद क्यों हुआ था, ये समझते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, इस शॉक थेरेपी को समझते हैं कि आखिर ये क्या है। तो इसका परिचय जानते हैं कि किस तरीके से आया और कैसे लोगों की इसने मदद की। तो देखो, पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य के एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतंत्र पूंजीवादी व्यवस्था तक के कष्टप्रद संक्रमण से होकर गुजरे रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवादी संक्रमण के एक विशेष मॉडल को अपनाया गया। ये मॉडल था विश्व बैंक और राज्य मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित, और इसे शॉक थेरेपी कहा गया और बाद में जाकर इसे आघात पहुंचाकर उपचार करना भी कहा गया। तो मैं आपको बताऊं कि ये शॉक थेरेपी क्या है। शॉक थेरेपी एक बुरा सपना है। शॉक थेरेपी एक बुरा सपना है। वो सपना आया था कुछ लोगों को जो सोवियत संघ के देश के अंदर सम्मिलित थे। जैसे कि आप देखते हो कि भाई सोवियत संघ ने अपनी व्यवस्था पूरी खराब कर ली थी, तो सोवियत संघ के अंदर सम्मिलित सभी देशों की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी। तो उन लोगों को ये सपना आया था, बुरा वाला सपना था बट दिखा अच्छे तरीके से था। सपना ये था कि शॉक थेरेपी यानी कि एक ऐसा मॉडल जिसमें हम समाजवादी स्थापना से पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ आ रहे थे। हम समाजवादी व्यवस्था से पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ आ रहे थे। जो सारे कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में रहते हैं, अब वो कंट्रोल ढीले पड़ते जा रहे थे। तो ये था पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ आना। तो इस पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ आने के मॉडल को शॉक थेरेपी कहा गया। ये शॉक थेरेपी जो निर्देशित था, मतलब जो बनाया गया था, वो विश्व बैंक और राज्य मुद्रा कोष के द्वारा बनाया गया था। ये क्यों बनाया गया था? ताकि लोगों की मदद की जा सके और ताकि लोग इन बुरे समय से, इन परेशानियों से और अपनी इस बुरी अर्थव्यवस्था से जो हो चुकी है उससे बाहर आ सके और अपने पैरों पर खड़े हो सके। कहने का मतलब यह है कि ये बुरा सपना भी बाद में जाके बना था, पहले ये था अच्छा ही। यानी कि ये सपना ऐसा आया था जिसमें लोगों को एक उम्मीद दिखाई थी कि भाई हाँ, हमारी अर्थव्यवस्था भी सुधर सकती है, हमारी अर्थव्यवस्था भी अब भी तरक्की कर सकती है। ये चीजें थी और इस चीज को काम भी किया था भाई शॉक थेरेपी ने। कैसे कि जैसे हम जानते हैं कि प्रत्येक देश साम्यवाद से पूंजीवादी की तरफ बढ़ना चाहते थे और सोवियत संघ से छुटकारा पाना चाहते थे। इन कठिनाइयों में शॉक थेरेपी ने काफी साथ निभाया, जैसे धन संबंधित परेशानियों को हल करके। तो धन संबंधित परेशानियों को इसने हल किया था। तो इसलिए शॉक थेरेपी काफी ज्यादा सहायक है किन देशों के लिए जो उस समय परेशानियों में जूझ रहे थे। परंतु फिर भी हम इसको ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आघात पहुंचाकर उपचार करना, ये तो एक गलत शब्द है। आखिर हम ये क्यों कह रहे हैं? तो मैं आपको बताऊं कि आघात पहुंचाकर उपचार करना मतलब ये है कि पहले तो दवाई देना, फिर दोबारा चोट दे देना, फिर उसके बाद फिर दवाई देना। मतलब ये है कि वही संस्था, वही ग्रुप या वही एलिमेंट आपको पहले परेशान करे, फिर आपसे कहे कि भाई मैं ही तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या था? तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं इसके परिणाम गलत हैं। तो इसके परिणामों को समझते हैं कि वो आखिर क्या है। तो बेटा शॉक थेरेपी के परिणाम ना कुछ इस प्रकार थे कि इसने जो लोगों को सपना दिखाया था वो सपना पूरी तरीके से टूट गया
और पता ही नहीं चला कि ये अच्छा सपना कब बुरा बन गया और इस सपने को बुरे सपने के नाम से जाना जाने लगा, ये पता ही नहीं चला। क्योंकि इसका उद्देश्य था लोगों को, उनकी अर्थव्यवस्थाओं को, उनके देशों को आनंद लोक की तरफ लेके जाना, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो आनंद लोक की तरफ भी नहीं ले जा सके और जिस पोजीशन पर थे उससे भी नीचे वो गिराने का काम वो कर गए। तो ये था इसका मामला। तो देखिए यहां पर क्या हुआ कि शॉक थेरेपी का जन्म जैसे हमने देखा कि 1990 में हुआ, यानी कि 1990 में हुआ। अब ये कब हुआ था कि जब सोवियत संघ खत्म हो चुका था, मतलब 1991 के अंदर वो खत्म हो गया, उससे एक साल पहले इसकी स्थापना हुई थी। जब ऐसा हुआ तो इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि अर्थव्यवस्थाओं को आनंद लोक तक लेके जाना, परंतु ये उस कार्य में विफल रहा था। दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है, बल्कि जो इलाके इसमें सम्मिलित थे उन्हें बर्बादी की भारी मार झेलनी पड़ी थी, ये आप ध्यान रखना। तीसरा पॉइंट आता है कि वो कैसे। देखो पूरा औद्योगिक ढांचा जो है वो चरमरा गया था, पूरा का पूरा औद्योगिक ढांचा जो था ना, व्यवस्था जो थी, व्यापार जो था, वो सब खत्म हो गया था और 90% उद्योग निजी हाथों में पहुंच गया था। 90% उद्योग जो है वो निजी हाथों में पहुंच गया था। परंतु ये कार्य इसलिए किया गया था ताकि उद्योग सरकारी हाथों से निकलकर निजी हाथों में पहुंच सके, क्योंकि सरकार तो कोई काम नहीं कर पा रही थी। परंतु यहां पे भूल ये हुई कि ज्यादा बड़े लेवल पर उद्योगों का निजीकरण कर दिया गया। और निजीकरण करने का मतलब ये होता है कि कोई भी प्राइवेट बंदा अगर कोई काम करता है तो उसका मेन उद्देश्य होता है प्रॉफिट मोटिव, ना कि सोशल वेलफेयर। तो यही चीज हम नहीं समझ पाए उस समय पर वो लोग नहीं समझ पाए, तो उन्होंने क्या कर दिया कि बड़े लेवल पर, मतलब 90% उद्योग जो इलाके इसमें सम्मिलित थे, जो अर्थव्यवस्थाएं इसके अंदर सम्मिलित थी, उनके 90% उद्योगों को सरकारी हाथों से हटाकर निजी हाथों में दे दिया गया। परंतु इस कार्य में सिर्फ और सिर्फ अमीरों ने ही फायदा उठाया। चलो हम एक दफे को मान लेते हैं कि ये सही भी हुआ, हम मान लेते हैं कि ये सही हुआ कि लोगों के हाथों में पहुंच गया, अब लोग अपना डेवलपमेंट खुद कर लेंगे। परंतु इसमें भी अमीरों ने दांव मार लिया। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े उद्योग, कंपनी, फैक्ट्री, मिल, इन सब की बोलियां लगाई गई थी। बहुत बड़े एक स्टेडियम में बोली लगाई गई थी, भाई कौन कितने रुपए में चीजों को खरीदेगा। तो सभी लोगों को, अर्थव्यवस्था के अंदर सम्मिलित सभी लोगों को कूपन बांटे गए थे कि जो भाई पार्टिसिपेट करना चाहता है वो इसमें आ जाओ। अब जो कूपन लेगा तो भाई वो पार्टिसिपेट तो करेगा, परंतु जो आदमी बिल्कुल गरीब है, बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास है, बिल्कुल लोअर क्लास है, उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, तो वो व्यापार कैसा खरीदेगा, वो कंपनियां कैसे खरीदेगा। तो इस जगह पर जो दाव मारा वो मारा अमीरों ने बोला कि यार तुम पे तो वैसे ही पैसे नहीं, लाओ टिकट मुझे दो, 500 रुपए लो। मतलब उन्होंने कहा कि टिकट हमें दे दो और पैसे ले लो। और ये काम उस समय सही भी लगा उन लोगों को। उन्होंने कहा भाई हमारे पास तो वैसे ही पैसे नहीं है, एक टिकट देने के बदले पैसे तो मिल रहे हैं, वो ले लो। तो यहां से अमीरों ने डबल कूपन्स का फायदा उठाकर बड़े बड़े उद्योगों को औने पौने दामों में ले लिया। अब जो औने पौने दामों में खरीदा गया, तो ये बाद में जाके इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल बनी। मतलब जो करोड़ों की चीज थी वो लाखों में बेच दी गई, और जो लाखों की चीज थी वो हजारों में बेच दी गई। इसीलिए इसको गैराज सेल के नाम से जाना गया, और यही आपका चौथा पॉइंट है। और ये इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल से जाना गया, जिसमें बड़े उद्योगों को औने पौने दामों में बेच दिया। इसी के चलते रूस की मुद्रा रूबल में भारी गिरावट आ गई थी। सामूहिक खेती की प्रणाली भी समाप्त हो गई थी। खदान की सुरक्षा अब उपलब्ध ही नहीं रही थी। रूस ने खदान को आयात करना शुरू कर दिया था, जबकि इसको तो आयात करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। और साथ ही साथ जब बायोडेटा जो है वो एनालाइज किया गया, तो उसमें देखा कि 1999 का सकल घरेलू उत्पाद जो था, यानी सकल घरेलू उत्पाद जो था कि जितनी चीजें हम देश के अंदर बना पाते हैं, वो 1979 के मुकाबले बहुत ज्यादा नीचे था। और इसी वजह से रूस जैसे बड़े देश ने, जो सोवियत संघ के अंदर उत्तराधिकारी बना था सोवियत संघ का, उस जैसे देश को भी आयात करना शुरू कर दिया गया था। तो ये बहुत नीचे था 1979 के मुकाबले, 1989 के मुकाबले 1999 का सकल घरेलू उत्पाद बहुत नीचे लेवल पर था, बहुत नीचे स्तर पर था। खदान की सुरक्षा भी अब उपलब्ध ही नहीं थी। साथ ही साथ समाज कल्याणकारी हर एक कार्य को समाप्त कर दिया गया था, और अधिकांश लोग इसी वजह से गरीबी में ही फंसे रह गए थे। तो बेटा ये था आपका चैप्टर। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा, सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। आज की इस क्लास के साथ हमने इस कंप्लीट चैप्टर को समझ लिया है कि दो ध्रुवीयता का अंत क्या है, दो ध्रुवीयता के अंत में कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से लेकर छोटे से छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक तक हम
हमने सभी चीजें क्लियर कर ली हैं। अगर आपने नहीं पढ़ी तो फटाफट से चैनल पे जाओ, वहां पे आप देखो कि नए सेशन की प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर लोगे आप। वहां पे आप देख पाओगे स्टार्टिंग में सारे नए सेशंस की प्लेलिस्ट वहां मिलेंगी आपको, पॉलिटिकल साइंस की, बिजनेस स्टडी की। पॉलिटिकल साइंस के आप प्लेलिस्ट को ज्वाइन कीजिए, वहां सारी क्लासेस सीक्वेंस में अवेलेबल है। आप वहां पर अपनी पढ़ाई को बहुत इफेक्टिव तरीके से साथ कर सकते हो, क्योंकि हम हर एक टॉपिक को एक ब्रीफली एक्सप्लेनेशन के साथ समझाते हैं, जिससे बच्चों को कोई टॉपिक याद ना रखना पड़े, समझकर ही उनको सब चीजें अपने आप याद हो जाएं। तो बहुत जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, एक ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। जब तक के लिए सभी चीजें समझ ली हैं आपने, एक बार उनको अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश कीजिएगा, अपने खुद से नोट्स बनाने की कोशिश कीजिएगा, और अगर पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे तो उनको फटाफट से देख लीजिएगा, और पुराने जो चैप्टर में हमारे स्टार्टिंग में डाउट्स हैं उन सबको क्लियर कर लीजिएगा। फिर भी कहीं किसी टॉपिक में कोई डाउट रह जाए, कोई टॉपिक ना समझ में आए, कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उस टॉपिक को उसी दिन क्लियर कर दूंगा और आपके सारे डाउट भी क्लियर कर दूंगा, राइट। एंड नोट्स चाहिए तो कमेंट कीजिए AIB नोट्स, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर दीजिए, मैं आपको खुद नोट्स प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे पॉजिटिव, स्टे कंसिस्टेंट, फोकस ऑन योर गोल, नॉट फोकस ऑन योर प्रॉब्लम, राइट। थैंक यू।